एमआईटी करियर संवाद में आपका स्वागत है। करियर संवाद एक पहल है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से लाइफ साइंसेज यानी जीव विज्ञान के छात्रों के लिए। एमआईटी करियर संवाद का हर संस्करण, जैसा कि आप सभी इतने संस्करणों से देखते आ रहे हैं, खुद में बहुत ज्ञानवर्धक है और मुख्यतः ये जीव विज्ञान यानी लाइफ साइंस के छात्रों को एक मार्गदर्शन देने का काम करता है। सभी छात्र छात्राएं करियर संवाद के जरिए अपनी पसंद के करियर के बारे में जान सकते हैं और अपने करियर से जुड़ी कोई भी जानकारी हमसे प्रश्न के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। आप सभी अपने प्रश्न हमें हमारे यूट्यूब चैनल, ईमेल इत्यादि पे भेज सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर बार हम जो है जीव विज्ञान से जुड़ी हुई एक सफल शख्सियत आपके साथ जोड़ते हैं, जो आपका मार्गदर्शन करते हैं। उसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं जीव विज्ञान के एक सफल शख्सियत डॉक्टर अजय वशिष्ठ, जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ जनरल मेडिकल बायोलॉजी, जीनोमिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ नोवार्टिस रिसर्च फाउंडेशन, जॉन जे हॉपकिंस ड्राइव, सैन डिएगो, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। डॉक्टर अजय वशिष्ठ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, मैं दोस्तों आज आपको बताना चाहता हूँ, आज मेरे साथ मेरे ही विभाग की एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आशिमा कठुरिया भी हमारे साथ जुड़ी हैं इस प्रोग्राम में। तो हमारे साथ आज दो गेस्ट भी हैं और हम लोग, या तो आप दो होस्ट कह लें, तो हम लोग साथ में हैं। सर, डॉक्टर अजय, मैं आपसे पहले शुरू करूंगा कि कृपया सबसे पहले हमारे छात्रों को बताएं कि आपकी कैरियर की जर्नी कैसी थी और आप कैसे इस मुकाम तक पहुंचे, क्या क्या संघर्ष आपको करने पड़े, थोड़ा संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे कि सभी माँ बाप की अपेक्षा होती है कि 12वीं में जब जब 11वीं क्लास में बच्चा जाता है, तो जब वो बायोलॉजी लेता है तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि डॉक्टर बनेगा बच्चा। तो पर कई बार क्या होता है कि स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होता। कुछ भी फैक्टर कहिए आप। तो मैं भी उसी उसी कोशिश के साथ मैंने 12वीं में बायोलॉजी लिया, और मैंने 1 साल ड्रॉप करके मेडिकल स्कूल के लिए तैयारी भी की, पर मेरा मेडिकल कॉलेज में नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने बीएससी बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में किया एमडीयू रोहतक से। उसके बाद मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एडमिशन लिया है एचएयू में, जहाँ डॉक्टर आशिमा और हम क्लासमेट थे। जी जी। उसके बाद मैंने CSIR JRF नेट क्वालिफाई किया। और उस हमारे टाइम पे क्या होता था कि अगर आपके पास CSIR फेलोशिप है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स क्या करेंगे कि दे विल कंडक्ट ए एंट्रेंस एग्जामिनेशन for the PhD admission, and then what will happen that if you have a CSIR fellowship, they will let you sit in that exam, and if you qualify the written examination, then they will shortlist the candidate and there will be an interview, and based on your combined performance on written exam and interview, you will get admission into the PhD program. So after my MSc, I qualified this CSIR JRF net exam, and then I also qualified ICGEB, International Center for Genetic Engineering and Biotechnology in New Delhi. So they conduct an entrance examination. So I passed that and then got admission into the PhD program. And after 4 years, it took me more than 4 years to complete my PhD. And after that, I came to California to do a postdoctoral research. And I came to Scripps Research Institute in San Diego. And the lab was slightly different from what I did in my PhD. It was a yeast lab, and for my PhD, I worked in plant molecular biology. And what happened that within a year and a half, that lab started having some funding issues. So I had to change my lab. And after that, I moved to University of California, Los Angeles. And that was a very new lab. And it was a lab of a very young assistant professor. And he was also starting his career. And I was really lucky to be in that lab. And I acquired a lot of new skills there. I learned about mass spectrometry based study of proteins. So I think that was a key skill set that I acquired in that lab, which
which led me into this my current position at Novartis. Yeah, so this was my career summary in brief. So आपकी जर्नी बहुत ही सराहनीय है और निश्चित ही छात्रों को बहुत ज्यादा मोटिवेट भी करेगी। सर, जैसा आपने बताया कि आपने भी शुरू में मेडिकल की तैयारी की थी और उसमें सफलता नहीं मिली, फिर आपने दूसरे करियर ऑप्शंस की तरफ आप बढ़े। ऐसे कई छात्र हैं, अभी भी हैं, और जो है एक्चुअली लाइफ साइंस में जब कोई पढ़ता है तो उसके लिए सबसे पहला करियर ऑप्शन वो जो देखता है वो मेडिसिन ही देखता है। तो मोस्टली ऐसा ही होता है। तो वो छात्र कई बार 2 साल 3 साल, इवन मतलब हमने देखा है कि कोटा और दिल्ली जैसे शहरों में आके 3 3 4 4 साल छात्र तैयारी करते हैं और फिर सफल नहीं हो पाते हैं। कई बार छात्र बहुत डिप्रेस भी हो जाते हैं। तो ऐसे छात्रों को आप क्या सलाह देंगे? देखिए, मैं ये बात कई बार जब इसमें इन रेट्रोस्पेक्ट सोचता हूँ कि ऐसा क्या हुआ, कि मेरा क्यों नहीं हुआ, तो मुझे अच्छे से पता है कि मैंने मेहनत नहीं की। आई डिड नॉट गिव 100%। और कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि सही जानकारी नहीं होती, व्हाट आर द अल्टरनेट करियर पाथ दे कैन चूज। तो अगर एमबीबीएस में नहीं होता, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। और भी बहुत सारी करियर चॉइसेस हैं। आप अंडरग्रेड कर सकते हो, जैसे आपके यहाँ बीटेक कर सकते हैं, या आप बीएससी कर सकते हो, देन यू कैन डू मास्टर्स। एंड देर आर nowadays there are integrated MS PhD programs also. But I think, so one of the thing is that with this life science, when you do MSc PhD, the career settlement is delayed. Like by the time you are settled in your life and you have a permanent kind of job, you are already 35. So हम्म। depending on your family situation or what are the expectation in the family, then you have to change your career path accordingly. Like if your family, you are the only person who is supporting your family, then you have to think about your career path differently. अ, आजकल वैसे भारत सरकार भी बहुत सारी जो है, जैसे आपने तो खुद भी सीएसआर नेट किया हुआ है, तो बहुत सारी फेलोशिप भी देती है और बहुत तरीके के जो है सुविधाएं भी देती है जो छात्र आगे रिसर्च में या इस तरह की हायर स्टडीज में आना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फंडिंग इशू तो अब इंडिया में भी नहीं होना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि अगर कोई एमबीबीएस के अलावा अगर आपके कैरियर में आना चाहता है या आपकी तरह एक साइंटिस्ट के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे? जैसे मान लो किसी को, आजकल तो जैसे बहुत सारे आइसर्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च हैं, जैसे जिसमें आप 12वीं के बाद इंटीग्रेटेड BSMS प्रोग्राम है। और तो अगर आप वो कर सकते हैं, मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं, देन नाउअडेज इन इंडिया आल्सो वी हैव लॉट ऑफ बायोटेक इंडस्ट्री। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने अगर मास्टर्स डिग्री की है, देन देर इज ए पाथ फॉर यू टू बी ए साइंटिस्ट इन ए बायोटेक इंडस्ट्री। बट अगर उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे पीएचडी करनी है या हायर स्टडीज लेनी है, तो आप पीएचडी कर सकते हैं। इंडिया में भी बहुत सारे MS PhD प्रोग्राम भी हैं, जिसमें काफ़ी अच्छी आपको फेलोशिप भी मिलती है। एंड अगर आपको लगता है कि जो इंडिया में जो पीएचडी प्रोग्राम हैं, आपको लगता है कि बाहर जाके आप बेटर कर सकते हैं, तो आप बाहर भी ऑप्शंस हैं। जी। आप यूएस में भी आप MS PhD प्रोग्राम में जा सकते हैं। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि उसमें क्या होगा कि आपको कम से कम 6 साल PhD में लगेंगे, एंड देन आपको पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करना ज़रूरी है, जो कि दैट कुड वेरी फ्रॉम 4 to 8 years, and then you can look for a permanent job path, either become a assistant professor or you can look for industry job options too. तो मतलब अगर इस तरह के से करियर में स्थापना अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं तो बहुत पेशेंस की जो बहुत जरूरत है और आपको बहुत डिटर्मिनेशन की भी जरूरत है। डॉक्टर आशिमा, आप कुछ जोड़ना चाहेंगी? यस सर, आई लाइक टू ऐड समथिंग। मैं यहाँ पे एक यस। बात कहना चाहती हूँ, जैसा कि ऑब्वियसली हर लाइफ साइंसेस स्ट्रीम के बच्चे का एस्पिरेशन होता है मेडिकल में जाना, लेकिन जी। ये बात समझने की है कि हर किसी का मेडिकल में एडमिशन नहीं हो सकता है। जी। बट देयर आर सम ब्रांचेस ऑफ साइंस जिनके ऊपर ये मेडिकल साइंसेस डिपेंडेंट है, लाइक जी। बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो ये वाली फील्ड्स भी हैं जिसके थ्रू बच्चा इन सब्जेक्ट्स में BSc MSc करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके
तब भी इनडायरेक्टली वो मेडिकल साइंसेस के साथ एसोसिएट हो सकता है। तो जी लाइकवाइज जैसे मेरा भी एस्पिरेशन था मेडिकल का, तो मैं मेडिकल नहीं कर पाई, तो उसके बाद मेरा सेकंड एम था बायोकेमिस्ट्री, और मैंने भी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एमएससी पीएचडी बायोकेमिस्ट्री किया है, एंड सिंस लास्ट 15 years आई एम टीचिंग बायोकेमिस्ट्री। तो दैट इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द मेडिकल साइंसेस। तो आप मेडिकल बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं, तो मेडिकल इज नॉट द ओनली ऑप्शन। तो आप उसके साथ अलाइन करके पैथोलॉजी है, इस तरह के सब्जेक्ट्स को भी ऑप्ट करके अपना वो एक ड्रीम या उस फील्ड के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। और आज तो बायोटेक्नोलॉजी हर फील्ड में इन्वॉल्व है। हर फील्ड जी में बायोटेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन के बिना, बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च की हेल्प के बिना कोई ग्रोथ नहीं है। जितनी भी एडवांसमेंट्स किसी भी साइंस की फील्ड में, प्लांट साइंसेज लें, मेडिकल साइंसेज लें, एनिमल साइंसेज लें, हर किसी जगह पर बायोटेक्नोलॉजी की तो बहुत इम्पोर्टेंस है। जी। तो जी मेडिसिन ही केवल एक कैरियर नहीं है, आपके पास लाइफ साइंसेज में भी अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और उन ऑप्शंस को भी आपको देखना चाहिए। हिंदुस्तान में वैसे भी रिसर्च की बहुत कमी है, आर&डी में हिंदुस्तान अभी बहुत पीछे है। तो अगर जैसा प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो उसके लिए हमें अपने आर&डी को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और इसलिए जो है हमें मेडिसिन के अलावा जो है डॉक्टर बनने के अलावा भी और कैरियर्स पे भी देखना जरूरी है। सर, आजकल जो है बहुत सारे स्टार्टअप्स भी जो है की भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, स्पेशली लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी के लोगों की में बच्चों के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स को के लिए आप किस तरह से देखते हैं अपॉर्चुनिटीज को? नहीं, अगर आपको लगता है, क्योंकि जैसे अभी मैं भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम करता हूँ, एंड देर आर लॉट ऑफ अनमेट मेडिकल नीड्स, सो देर आर लॉट ऑफ डिजीज वेयर वी हैव नो आइडिया व्हाट इज कॉजिंग द डिजीज. So I think in order to even come up with a medicine, you need to understand the basic, or what is going wrong on with those cells or under those disease states. So we need to understand that. So then I think if you are coming from biotechnology, biochemistry, or molecular biology background, then you are kind of providing a framework to uh, provide a basic understanding of a disease, right? So let's say now if somebody has an idea and there is a disease which we don't understand very well, and then if somebody has a idea that, okay, I will try to study this pathway and it is responsible for a disease, right? Then if we can come up with a idea to inhibit a specific enzyme or find a small molecule, then they can take that initiative and start building around that. And let's say eventually they are able to find something that can inhibit an enzyme, then you have a drug to treat that particular state, right? So I think that it is just a matter of your idea. How do you think it will advance a specific disease, or if you can develop a kit for find, or a test, for example, in current COVID scenario, if you can develop a rapid testing kit, then you can have your own startup, and it will really help the efforts of the government, or in current COVID state. जैसा कि सर आपने कोविड की का भी जिक्र किया, इस समय हम सब जानते हैं कि पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी जो है कोविड-19 से जूझ रहा है। और तब ये अमेरिका तो जो है इस समय विश्व में सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड है, और इंडिया भी करीब करीब जो है चौथे पांचवें नंबर पे पहुंच भी गया है। तो चूंकि ये दो बड़े देश हैं, दोनों बहुत बुरी तरीके से जूझ रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं इसमें जीव विज्ञान और बायोटेक्नोलॉजी या जीव विज्ञान के छात्रों के लिए बहुत सारी संभावनाएं भी निकल के आ रही हैं। तो कृपया उन संभावनाओं पे थोड़ा प्रकाश डालें। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अभी जो आज की स्थिति में 80 या 90 से ज़्यादा वैक्सीन एस्पेक्ट पे रिसर्च हो रही है डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट में और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, और लगभग 8 या 9 जो कंपनी हैं उनकी जो मेडिसिन है ऑलरेडी क्लिनिकल ट्रायल फेज 2 और 3 में है. And so again, in order to come up with those ideas about making vaccine, or what aspect of viral biology one should be targeting so that we can have an effective vaccine, so you need to have this kind of uh, life science or molecular biology or biochemistry kind of background, where you can come up with the idea where you can take an effective step
to target different stages of virus replication or virus growth, or how you prevent the entry of viruses. So you need to have that kind of background in life sciences in order to understand the disease, and then come up with ideas to inhibit that virus growth or come up with a vaccine idea. जी, तो बहुत सारी संभावनाएं R&D में भी, रिसर्च में और अन्य क्षेत्रों में, इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप में भी लाइफ साइंस के छात्रों के लिए खुल रही हैं। मुख्यतः इस महामारी के बाद लोगों को वो एहसास हुआ है कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। सर, आप के हिसाब से एक सफल करियर की क्या है? What is the key for a good career, or to establish himself or herself as a good professional? I think I would say there is no alternative to hard work. So I remember this saying, the harder you work, the luckier you get. So Yes. so I think throughout your life, or even in any, I think it is not specific to life science, but any discipline, if you want to be successful and be at the front line, or be at the be really successful, then I think you should be working hard, and there is no alternative to that. हार्ड वर्क इज द की फॉर द सक्सेस। डॉक्टर आशिमा, आप जो है कुछ पूछना चाहती हैं, कुछ जोड़ना चाहती हैं? सफल करियर के लिए हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम जो भी काम कर रहे हैं हमें उसे पूरा फेथ और पूरे बिलीफ के साथ करें। हर काम इम्पोर्टेंट है, हर फील्ड इम्पोर्टेंट है, हर फील्ड के लिए हमें प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है। तो आप जो भी फील्ड चुनते हैं उसमें पूरा अपना 100% डिवोशन और डेडिकेशन दीजिए, सक्सेस जरूर मिलेगी। जी, आपका कोई क्वेश्चन डॉक्टर अजय से? Yes, I want to ask from Dr. Ajay that what actually you are doing in your lab recently. आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब में आजकल आप किस फील्ड पे काम कर रहे हैं, किस एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं? So since I work for a pharmaceutical industry, I cannot exactly tell you what I'm doing, but I can briefly tell you that I use this mass spec based proteomics to study different aspect of protein biology. Okay. So, and we are looking at different form of protein, how proteins are modified in different disease state, so that we have a better understanding of molecular underpinning of different pathways that are dysregulated in different disease. So we work on cancer, and we work on lot of disease, and majority of these disease have no medication. So the initial idea is to understand what is wrong at the molecular level, and then come up with the idea to block or activate those pathways so that we can restore the biology. तो हम इसको इस तरह से समराइज कर सकते हैं कि कैंसर या और डिजीजेस जिस पर अभी तक रिसर्च नहीं हुई है, जिसके लिए अभी हमें मेडिसिन नहीं मिली है, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्रोटियोमिक्स अप्रोच की हेल्प से खोजने और आगे फ्यूचर में उसके लिए क्योर तलाशने के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल 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 सही। ओके ओके, थैंक यू। डॉक्टर अजय, आखिरी में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बहुत से छात्र जो है, स्पेशली हमारे बायोटेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट्स होते हैं, अमेरिका उनका एक ड्रीम डेस्टिनेशन होता है। दे वांट टू ज्वाइन यूएस यूनिवर्सिटीज, क्योंकि वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज भी यूएसए में ही हैं। तो वो उनके लिए, उनको आप कैसे, वो किस तरीके से तैयारी करें, वो किस तरीके से आगे बढ़ें, जिससे वो अगर वहां पहुंचना चाहते हैं फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, फॉर हायर स्टडीज और फॉर पीडीएफ आफ्टर पीएचडी, तो वो किस तरीके से अपने आप को तैयार करें? सो यूएस में मैंने जो भी समझा जाना है कि अगर आपको ग्रेजुएट प्रोग्राम या मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको जीआरई, टॉफल और आईलेट चाहिए। तो और जीआरई भी अगर आप सोच रहे हैं देने, जीआरई के बारे में अगर आपका प्लान है, तो आपको कम से कम 1 साल पहले वो एग्ज़ाम दे देना चाहिए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो आपका ओवरऑल सीवी है, एंड उसमें जैसे आप ड्यूरिंग योर आप अंडरग्रेड में आप मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जाएं ड्यूरिंग समर वैकेशन या ड्यूरिंग ब्रेक, एंड टेक सम रिसर्च एक्सपोजर एंड रिसर्च एक्सपीरियंस. I think that will strengthen your CV.
and your GRE score, and then you should be applying to different PhD program at different universities based on your interest. And then you will essentially get into those PhD program. And so usually what happens that if you get an admission into a PhD program, so first 2 years are spent around taking different courses, and then you do rotation in different labs, and then after that you eventually go to a lab, and then you start your main research project, and it usually takes somewhere from 4 to 5 years. Okay. And then once you have a PhD from USA, then you usually get so there is a specific visa. Since you have done PhD from USA, then you can directly go to a job in USA. Okay. एंड जो पीएचडी करके बच्चे पीडीएफ के लिए जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं उनको किस तरीके से जाना चाहिए? अगर आपने इंडिया से पीएचडी की है और आप पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए इंटरेस्ट है, तो उसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। कि पहला तो ये कि आप यू शुड हैव सम एटलीस्ट 1 or 2 publication from your PhD research work, and second, you should try to go to international conferences and present your research work, and I think attending these international conferences would be a good platform to interact with some of the people who are in US or Europe and are working in the same area of research. Interact with them and then discuss with them if they have any opportunity for a postdoctoral fellowship. So this is one way. Second, what you can do, that you can look for labs which are working in the same area that you have got expertise, and then write to those PI an email and say that I'm interested in your research and I would like to work on this idea. So I have seen that a lot of people just randomly send application to a lot of professors, and then they don't even give a thought that what they would be doing. So sometime the only way, if somebody will be interested in your CV or why they should let you do a postdoc in their lab, would depend on what kind of expertise you are bringing, what kind of idea you have. So that would be very important for your application to move ahead or get somebody's attention. सर, लास्ट में जो है आप क्या संदेश देना चाहते हैं छात्रों को? मैं यही कहूँगा कि मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर तुमने किसी चीज़ के लिए प्लान किया है वही तुम्हें मिले, तो प्लान बी भी रखो। और ऐसा कुछ नहीं है कि मान लो जैसे हमने सोचा था कि हम डॉक्टर बनेंगे, नहीं बने, तो ऐसा कुछ नहीं कि हम जो आज कर रहे हैं इनडायरेक्टली वो भी एक तरीके से मानवता को ही हेल्प करेगा। अगर कल को हम कोई ड्रग बनाते हैं और अल्टीमेटली अगर वो किसी डिजीज़ को क्योर करती है, तो वी आर स्टिल helping the humankind, our society. So eventually we are still on the same path of serving the society and making drugs. So just keep working hard and do your best. तो जैसा आप लोगों ने सुना, हमारे गेस्ट भी यही कह रहे हैं कि हार्ड वर्क का कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। तो हार्ड वर्क कीजिए, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन को मत भूलिए, पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए। और खाली लाइफ साइंस में मेडिसिन ही एक कैरियर नहीं है, बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं और उनमें आप अपना कैरियर तलाश भी सकते हैं और बहुत सक्सेसफुल बन सकते हैं। जैसे डॉक्टर अजय आज कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। और जो है बहुत सारी संभावनाओं को उनको देखिए और समझिए। और अंत में मैं जो है डॉक्टर अजय और डॉक्टर आशिमा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारी इस पहल से जुड़ने के लिए, हमारी इस पहल का हिस्सा बनने के लिए। और जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो जागो और लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो, तो उठो जागो और लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर।